हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं रंजीत यादव आपका स्वागत करता हूं DY क्लासेस बाय रंजीत सर के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में कूलाम के नियम और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। तो आज हम थोड़ा सा कूलाम के नियम पे एक क्वेश्चन लाए हैं, ताकि इसको कराकर तब मैं आपको ले चलूँगा अध्यारोपण के सिद्धांत और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पर। तो दोस्तों, आप अपने पढ़ाई को आई होप आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप अच्छे से मेरे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है दोस्तों। और ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक इंट्रो के पार्ट पे लेके आऊँगा और उसमें बताऊँगा क्या है वो आपके लिए सरप्राइज़। तो देख सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ ये, उसके बाद हम अच्छे से इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को क्लियर करेंगे। तो चलिए देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, दो समरूप गोलियों को परस्पर रगड़कर एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। यदि वे एक दूसरे को 14.4 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं तो इस प्रक्रिया में एक गोली से दूसरी गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ये दोस्तों आपको जवाब देना है। यानी आप अगर मेरे वीडियो में लगातार बने होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या पूछा है। यानी दोस्तों, ये हमसे ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि यदि दो समरूप गोले हों या दो ठो कोई आवेश हो, तो यदि हम उन्हें किसी चालक तार द्वारा संपर्कित कर दे या उन्हें स्पर्श करा दे तो दोनों पर आवेश की मात्राएं समान हो जाती थी। ऐसा कुछ करके दोस्तों मैंने बताया था आपसे कि इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, या तो इन्हें हम किसी चालक तार से संपर्कित कर दे या हम स्पर्श करा दे तो दोनों पर आवेश की मात्राएँ Q1 डैश Q2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाता था, Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और इस क्वेश्चन के सल्यूशन को आप देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों यदि बात करें, यानी दोनों गोलियों को परस्पर रगड़ा गया है, इसका मतलब जैसे ही रगड़ा जाएगा दोनों पर आवेश की मात्राएं होंगी समान। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक गोला ये लिए, दूसरा गोला ये लिए, और मैंने बताया मान लीजिए अगर इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, तो रगड़ने के पश्चात क्या होने वाला है दोस्तों कि इस पर या नहीं आवेश हो जाएगा, इस पर या नहीं। अब कहेंगे सर जी आपको कैसे पता चला। तो मुझे दोस्तों इससे ऐसे पता चला क्योंकि आप जानते हैं कि आवेश की मात्रा अब Q1 ये है, Q2 है, हमें तो संख्या में पता ही नहीं है कितना आवेश है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर तभी होंगे जब इन पर फार्मूला समान लगा दिया जाए। Q1 बराबर भी या नहीं फार्मूला से सजेस्ट करे और यहाँ पे ये भी सजेस्ट करे। इसका मतलब दोस्तों Ni और Ni दोनों का फार्मूला सेम होगा तो हम समझ सकेंगे कि दोनों पर आवेश की मात्राएं हो गई हैं समान। तो अब समान होने के बाद आप Q1 डैश और Q2 डैश का नाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे ही गोलों को स्पर्श कराया जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित हो जाएंगे इस पर कि दोनों पर आवेश की मात्राएं समान हो जाएंगी। तो समान आवेश की जगह पे दोस्तों हम Q1 की जगह पे Ni और Q2 की जगह पे भी Ni यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, और ये दिया है कितने सेमी की दूरी पर, 3 सेमी की, और ये दिया है आपको कितने न्यूटन के बल से आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, 14.4 न्यूटन के। आई होप दोस्तों इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप यदि क्वेश्चन को नहीं उतारे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने चल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन कर देता हूँ क्योंकि नीचे वीडियो कट रहा है, ऊपर भी ज़्यादा जगह नहीं है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों अभी मेरे पास बोर्ड की छोटा सा ही है, तो जैसे ही मैं बड़े बोर्ड की व्यवस्था करूंगा आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दोस्तों क्या है, एक मतलब यहाँ Q1 मान लेते हैं इस गोले को, इस गोले पर आवेश को मान लेते हैं Q2। तो दोनों पर रगड़ने के पश्चात क्या हो जाएगा, आवेशों की मात्राएं हो जाएंगी समान। और दोस्तों यहाँ आपको बताया गया होगा कि रगड़ने के बाद 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता था, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने रख दिया। और उसके बाद क्या हो रहा था दोस्तों, ये एक दूसरे को 14.4 न्यूटन के बल से कर रहे थे आकर्षित। अब क्या होगा, तो हम लगा देते हैं, हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम की फार्मूला लगा देते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ध्यान रहे दोस्तों इसमें एक परावैद्युतांक का नाम नहीं लिया है, इसका मतलब वायु मानकर चलेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इस टोटल की वैल्यू क्या लिखेंगे, 9 × 10 घाते 9, और यहाँ पे रहेगा
अब देख सकते हैं यहाँ हो गया, यहाँ हो गया या नहीं, यहाँ हो गया या नहीं, Q1 की जगह पे या नहीं, Q2 की जगह पे भी या नहीं, और यहाँ पे दोस्तों 3 सेमी है। तो मैंने बताया था यदि सेमी रहेगा तो उसको हम लोग मीटर में बदलने के लिए 10 घात -2 मीटर करेंगे। ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। 3 गुणे 10 घाते -2 का होल स्क्वायर कर देंगे। 3 हुआ, सेमी की जगह पे 10 घात -2। जैसे ही दोस्तों, और इसके स्थान पे हम क्या रख लेंगे, क्योंकि दिया है हमारा 14.4 न्यूटन, तो हम यहाँ करेंगे 14.4 इज इक्व टू 9 गुणे 10 घाते 9, और मैं यहाँ कर दूंगा n स्क्वायर और e स्क्वायर। आप देख सकते हैं मैंने एक घातांक से रिलेटेड नियम डाला था, उसमें मैंने बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो n की घात 1 है, n की घात 1 है, n और n क्या हुआ बच्चों, n स्क्वायर, e और e क्या हुआ, e स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 9 गुणे 10 घाते -4। तो हुआ क्या दोस्तों कि हम कर सकते हैं यहाँ पे 9 से 9 को कैंसिल। देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो घातांक का नियम डाला है, यदि आप उसको नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देख लें। इसीलिए मैंने आपको डाला था। ये न केवल 9 10th वालों के लिए ज़रूरी है घातांक का नियम, ये 11th 12th वाले जो फिजिक्स पढ़ते होंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 14.4 इज इक्व टू 9 तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ बचा है 10 घाते 9 और गुणे दोस्तों n की तो वैल्यू ही हमें फाइंड करना है, क्योंकि पूछा था एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं e, और e आप जानते हैं क्या है बच्चों, मूल आवेश। और मूल आवेश पर सबसे छोटा से छोटा आवेश संभव होता है कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलाम का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, और नीचे दोस्तों 10 घात -4 है। अब मैं इस 10 घात -4 को ऊपर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा, वहां मैंने घातांक के नियम में बच्चों मैंने ये बताया था कि यदि घात नीचे माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हुआ 10 घाते 9 और 4 13 हो गया। यहाँ हुआ हमारा n स्क्वायर, और यहाँ करेंगे हम 16 और 16 का जब वर्ग कर देंगे, 1.6 × 1.6 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 256। लेकिन दोस्तों 2 अंक पे दशमलव है इसलिए मैं 2 अंक पे लगा दूंगा। तो यहाँ हुआ 2.56 × 10⁻38। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि आप घातों को पढ़ लेते हैं, घातों के नियम को पढ़ लेते हैं तो आपको ये न्यूमेरिकल आसान लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इसको लाएंगे नीचे। तो 14.4 बटे 2.56 को ला दिए नीचे, और इसको घात से घात को क्लियर जब करेंगे, हल करेंगे, ये हमारा होने वाला है 10 घाते -25। आप देख सकते हैं 38 में से 23 को घटाकर, और यहाँ हुआ हमारा n स्क्वायर। अब दोस्तों हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसको बाएं तरफ लिख लेते हैं कि किस प्रकार लिखा जाता है। आप देखिए या करके हम लिख सकते हैं n स्क्वायर इज इक्व टू, ध्यान से सुनेगा, 14 है हमारा 4 बटे है हमारा 2.56 था ही। ध्यान से देखिएगा मैंने इसी इधर गुणा है तो इधर ला, चलिए नहीं करते, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पहले कर लेते हैं, सुनिए, ऊपर दशमलव है, नहीं करते हैं उसको, यहाँ है दशमलव, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव है, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं ताकि इनका दशमलव हट जाए। जब ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे दोस्तों तो इसमें तो एक ही स्थान पे दशमलव है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और इस सबका पूरी तरह से दशमलव हट जाएगा, और उसको ला देंगे यहाँ पे नीचे। अब देख सकते हैं आप मैं क्या कर रहा था, यही मैं कर रहा था, थोड़ा सा मैंने उसमें आगे बता दिया था। तो चलिए दोस्तों या करके अब यहाँ एक स्टेप में यहाँ पहुँच गया था, तो आप या करके लिख सकते हैं 1440 बटे 256, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा दोस्तों तो घात हो जाएगा, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। दोस्तों पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, नीचे जगह नहीं है, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो आपका वीडियो कट सकता है और आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इधर की चीज़ें को मिटाकर इसको आगे सॉल्यूशन करता हूँ। चलिए दोस्तों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों न्यूमेरिकल जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। मैं तो केवल आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चलिए तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ से इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है,
n स्क्वायर दोस्तों मैं यहाँ लिखता हूँ 144/256। आप कहेंगे सर जी भूल रहे हैं क्या, यहाँ जीरो भी है। तो दोस्तों क्या हुआ, मैं जीरो को अलग कर ले रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 घात 25, एक घात इसका जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 घाते 26 हो जाएगा। अब मैं ले लेता हूँ इसका वर्गमूल। ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने अपने घातांकों के नियम में क्लियर किया है। यदि आप घातांकों के नियम को केयरफुली पढ़ते, एकदम ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको ज़रूर ये समझ में आएगा कि मैं इसमें कर क्या रहा हूँ। 144/256 इंटू 10 पावर 26। अब जानते हैं यहाँ होता है वर्गमूल। जैसे ही ये अंडर रूट हटता है वो किसी भी घात के नीचे जाकर बैठ जाता है। ये बात मैंने कल बताया था। यानी मैंने कल बताया था दोस्तों कि मैंने अगर यहाँ पे x घाते 6 है, यहाँ 2 है, तो ये जैसे ही अंडर रूट हटेगा 6/2 हो जाता है। वैसे यहाँ 26/2 होगा, काट देगा 13 आएगा, इन सब का भी वर्ग कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 144 का वर्गमूल होता है 12, इसका होता है बच्चों 16 और यहाँ हो जाएगा 10 घाते 13, क्योंकि वर्गमूल ये जो 2 का भाग हो जाएगा इसमें। अब आप देख सकते हैं दोस्तों n की वैल्यू यदि फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए काट देंगे तो 4 तियाँ 12, 4 चौको 16 और यहाँ हुआ 10 घाते 23, काट देंगे तो 0.75 इंटू 10 पावर 23 आएगा। n की वैल्यू हमारा क्या है आंसर 0.75 इंटू 10 पावर 23। अब जो बच्चे मेरे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो उसमें मैंने एक बात बताया था कि यदि n की वैल्यू अपूर्णांक है, यानी पूरा अंक नहीं आता है, तो n उस इतना आवेश उस वस्तु पर संभव नहीं होगा। तो बच्चों कौन कह रहा है कि ये पूरा नहीं है? आप देख रहे हैं इसके आगे कितना सुन्ना बढ़ाना है, सॉरी 13। दोस्तों मैं कहाँ मिस्टेक कर देता हूँ, चलिए दोस्तों सॉरी लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ क्या हो गया 10 घाते 13 है। जैसे ही दोस्तों इसका हम 2 अंक हटाना चाहेंगे दशमलव, तो 2 ठो इसको दे देंगे तो हो जाएगा 75 इंटू 10 पावर 11। आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन का सल्यूशन कितनी ही आसानी से हो गया और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं हुआ। यदि दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हुआ है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा सा फिर दोबारा देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ अध्यारोपण के सिद्धांत पे। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने यहाँ पे वैद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिख लिया है और मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस प्रकार मैं लिखूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप अच्छे से दोस्तों नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों, ये है वैद्युत बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। और वैद्युत बल का नियम किसने दिया है? कूलाम ने दिया है। तो कूलाम ने बताया है दोस्तों कि एक समय में हम केवल 2 ही आवेशों पर बल की गणना कर पाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब अगर कई आवेश रहेंगे, अगर किसी एक आवेश पर हमें परिमाण निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले 2-2 लोगों से युद्ध कराना पड़ेगा। यानी 2-2 लोगों से क्या करना पड़ेगा, 2-2 लोगों के बीच हम लोग बल की गणना करेंगे, तब उसके बाद हम दिखाएंगे। अभी दोस्तों इसमें सारी कहानी लिखा है, चलिए पढ़ते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक आवेशों का कोई निकाय हो तो, अब दिमाग में चल रहा होगा सर जी निकाय क्या है? बच्चों निकाय का मतलब ये है कोई सिस्टम, यानी किसी पर भी वो आवेश हो सकता है। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूँ तो इसके इस सिरे पर और इस सिरे पर भी आवेश हो सकते हैं। तो मतलब सिस्टम कुछ भी प्रकार का, त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, या एक रेखा हो सकता है, उसी पर ही 2 या 2 से अधिक आवेश रख दे। तो इसका मतलब ये है, कह रहा है यदि 2 या 2 से अधिक आवेशों का कोई निकाय हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान, कह रहा है किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान, यानी कई आवेश दे दिया, जैसे मैंने यहाँ Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, Q3 दे दिया, Q4 दे दिया। अगर मैं बात करूं किसी एक आवेश की कि इस पर कितना बल लगेगा, तो कूलाम ने बताया है कि इस पर हर एक आवेश पहले तो बल लगाएगा दोस्तों, लेकिन एक समय में हम 2 ही आवेशों के बीच गणना कर पाएंगे। एक बार ये इसके बीच देखेंगे, एक बार इसके बीच देखेंगे, एक बार इसके बीच देखेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं समझाता हूँ। करा लगने वाला परिणामी बल का मान प्रत्येक आवेशों के कारण
प्रत्येक आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ सदिश योग बता दिया गया है। इसका मतलब सदिश योग में मैंने आप सदिश को पहले जान लीजिए। सदिश क्या है? सदिश राशियाँ वे हैं जिनमें क्या होता है, दिशा हो और परिमाण हो, और साथ ही साथ वे सदिश योग के नियम का पालन करें। दोस्तों सदिशों को जोड़ने के लिए एक नियम बनाया गया है। यदि वे उन नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें प्रदिश राशियों के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, सदिश योग को जोड़ने के लिए मतलब कोण चाहिए। कोण ही दिशा को प्रदर्शित करता है कि किस एंगल पे वो दोनों बल लग रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने अच्छे से लिख लिया है, और मैंने बोला माना किसी निकाय पर आवेशों के परिमाण क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 हैं, तो इन आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर, इन सभी आवेशों के कारण किसी एक को हम पकड़ेंगे, उस पर लगने वाले परिणामी बल कैसे निकालेंगे? सभी बलों को सदिश नियम से जोड़ देंगे। दोस्तों सभी बलों को यहाँ वेक्टर लगाने का मतलब यही है कि सभी को सदिश योग के नियम से जोड़ेंगे। आगे कैसे जोड़ना है, कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, अभी मत घबराइए, मैं पूरी सीरीज लिख दूंगा आपको एकदम सीक्वेंस से। आप उसको देखकर नोट्स बना लीजिएगा और डिटेल में समझ लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं फिर से इसको थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक आवेशों का कोई निकाय हो, तो 2 या 2 से अधिक आवेशों का कोई निकाय हो, निकाय 2 या 2 से अधिक ना हो, उस निकाय पर आवेश 2 या 2 से अधिक हो, और उनमें मैंने बताया हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान, उन आवेशों में से किसी एक को पकड़ेंगे और उसी पर देखेंगे कि सभी लोग कितना बल लगा रहे हैं। हाँ ये बात सही है कि एक समय में 2 ही आवेश आपस में प्रतिक्रिया करेंगे, सब मैं उस रूल्स में बता दूंगा अभी आगे जो बताने वाला हूँ। तो उनके कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और मैंने यहाँ बताया कि माना किसी निकाय पर आवेश के परिमाण क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 हैं, तो इन आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा? इतना होगा। तो दोस्तों आपको ये अगर अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आया है तो अब मैं ले चलता हूँ आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने उससे आंकिक हल प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ रूल्स को लिख लिया है, कैसे हमें अध्यारोपण से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले दोस्तों यहाँ एक बात आएगी, परीक्षण आवेश। इसके बारे में डिटेल चर्चा जब मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने लगूंगा तो करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये जो परीक्षण आवेश है इसका द्रव्यमान जो होता है वो बहुत ही नगण्य होता है, और प्रकृति होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब ये धनात्मक होता है। तो दोस्तों इसलिए क्या होता है, ये गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान लगभग नगण्य है। इसका मतलब वो हल्का होगा। तो इसका मतलब इसके आसपास कोई भी आवेश आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, इसे ही प्रतिकर्षित करेगा या तो आकर्षित करेगा। अगर धनावेश लाएंगे तो ये प्रतिकर्षित कर देगा उसको, और ऋणावेश लाएंगे तो उसको अपनी ओर खींच लेगा। किसे? परीक्षण आवेश को। क्योंकि अभी मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है परीक्षण आवेश। आप देख सकते हैं मैंने बोला सर्वप्रथम जिस आवेश पर परिणामी बल की गणना करनी हो उसे परीक्षण आवेश मान लेते हैं। दोस्तों इस रूल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैंने अभी क्या कहा था, यदि 2 या 2 से अधिक आवेशों का निकाय हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल देख रहे थे कि टोटल, पहले एक बारी बारी से जब सब लोग लगा लेंगे तो टोटल कितना लगा, तो सबको जोड़ देते थे सदिश योग से। तो वही बात कर रहे हैं। तो उन सभी में जिस पर परिणामी बल की गणना करनी होगी उसे हम क्या मान लेंगे? परीक्षण आवेश। आई होप दोस्तों आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाहता है। और परीक्षण आवेश मान लिए तो क्या कहेंगे, यह परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि शेष आवेश स्थिर माने जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि परीक्षण आवेश हल्का है और वो क्या करेगा, गति करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, ताकि जो भी आवेश आएगा सब इसको अपने आपस में प्रतिकर्षित कर देंगे, या तो अपनी ओर खींच लेंगे या दूर भगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यह परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि शेष आवेश स्थिर माने जाते हैं। यदि दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा हो कि आपने लिखवाया था सर कि जो आवेश है यदि वे गति करेंगे तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, ये बात सत्य है दोस्तों। लेकिन बात यहाँ मैं वो गति करने की नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों आवेश गतिमान ही होंगे। वो आवेश स्थिर है, अब दूसरा वाला क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा। भाई निश्चित है जब आकर्षित करेगा तो उसकी ओर उसको जाना पड़ेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो उससे दूर भागना पड़ेगा। तब की बात कर रहा हूँ कि तब गति कर सकते हैं, लेकिन पहले से ही ऐसा नहीं है कि पहले से ही गति कर रहा हो तब उस पर करेंगे, तो वो बात है।
ऐसी बात नहीं होगी। हम में से सब लोग आवेश स्थिर रहेंगे, उसके बाद जब आप पहला आवेश उस पर प्रतिक्रिया करेगा, उस पर बल लगाएगा, तब वो डिसाइड करेगा कि ये दूर भगाएगा कि आप पास में लाएगा, तो उस समय गति करेंगे, लेकिन पहले से गति नहीं करेंगे। चलिए, तो कह रहा है सभी आवेश परीक्षण आवेश पर एकांतर क्रम से प्रतिक्रिया करते हैं जबकि वे आपस में कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन होने वाला है और न्यूमेरिकल यहीं से शुरू होने वाला है। ये तो केवल दिशा बताएगा, गति करने के लिए स्वतंत्र है, और गति करेगा तो दिशा बताएगा कि हाँ दूर जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ प्रतिकर्षण हो रहा है, पास आएगा तो इसका मतलब आकर्षण हो रहा है। लेकिन यहाँ सुनिए, सभी आवेश, वहाँ जितने भी आवेश रहेंगे, जिस आवेश पर हम बल की गणना करेंगे उसी पर सब लोग बारी बारी से आएंगे, अपना क्रिया करेंगे, यानी उसको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से भगाएंगे या खींचेंगे, करा जबकि वे आपस में कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इसका मतलब जिस पर करना है बस उसी पर करेंगे। ये नहीं है कि पहला अगर तीसरे आवेश पर हमें बल की गणना करनी, मैं यहाँ हवा में क्यों बता रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ Q1, Q2, Q3 और Q4 ले लिया हूँ, और मैं कहता हूँ कि इस Q4 वाले पर हमें परिणामी बल की गणना करनी है, तो Q1 एक बार करेगा इस पर, जब Q1 की बारी हो जाएगी तो Q3 करेगा इस पर, फिर Q2 करेगा, सभी लोग इसी पर करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि Q1 इसे छोड़कर इस पर करने लगे, या इससे बल निकालने लगे, या इस पर प्रतिक्रिया करने लगे, ऐसा नहीं होगा। सभी आवेश परीक्षण आवेश पर, जिसे आप माने हो, उस पर एकांतर क्रम से प्रतिक्रिया करते हैं जबकि वे आपस में कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ दे रहा हूँ दो आवेशों के बीच। अब भाई निश्चित है कि अगर बल है तो बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है तो उसकी दिशा किधर होगी, क्योंकि इसकी दिशा के ही हिसाब से तो हमें जोड़ना है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है? अध्यारोपण का सिद्धांत कह रहा है कि सदिश योग के नियम से सभी बलों को जोड़ देना है, तो उसके लिए हमें दिशा पता होना चाहिए। तो कह रहा है दो आवेशों के बीच लगने वाली बल की दिशा उनको मिलाने वाली रेखा और परीक्षण आवेश की गति की दिशा में होती है, यानी उनको मिलाने वाली रेखा पर ही होगा। जैसे आवेश यहाँ है, ये आवेश Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, तो इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही हुआ, रेखा के, और ये जिधर गति करेगा उसी के अनुदिश होगा, तो ये इधर ही दिशा करेगा, इसकी गति की ही दिशा, इस रेखा के ही दिशा में गति करेगा। तो यही मैंने बोला है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा उनको मिलाने वाली रेखा और परीक्षण आवेश की गति की दिशा में ही लगेगा, दिशा में ही होती है। और दोस्तों जब हम निकाल लेंगे तो परिणामी बल का जो परिमाण निकलता है, ये सदिश राशियों का फार्मूला है, कैसे परिमाण निकाला जाता है। तो यहाँ लिखा है मैंने F बराबर F1 अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा, जहाँ थीटा दोस्तों क्या है, दो सदिशों के बीच का कोण है, यानी दो बल किधर किधर किस दिशा में लग रहे हैं, वो किस एंगल पे झुके हैं, उनके बीच का कोण है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा लिखा गया है। इसका मतलब इसमें ये हो रहा है दोस्तों कि केवल और केवल हम लोग दो बलों का परिणामी पहले ज्ञात करेंगे। जैसे पहले दो बल का परिणामी निकल जाएगा तो तीसरा देखेंगे कि जो इसका परिणामी निकला वो किस दिशा में जा रहा है, तो उसको तीसरे बल से जोड़ेंगे। जब तीसरे और परिणामी बल का निकाल लेंगे तो चौथे वाले को जोड़ेंगे। जितने भी बल आएंगे तो सबसे पहले उनमें से दो बलों का परिणामी निकाला जाएगा, उसके बाद जो उसका परिणाम निकलेगा आगे वाले से, ऐसे करते चलेंगे। अभी मैं एग्जांपल में आपको बता दूंगा न्यूमेरिकल में। तो पहले आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं कुछ इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं चलता हूँ आपको कॉन्सेप्ट बताने की। सर आप क्या कॉन्सेप्ट बताने वाले थे बताइए, तो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ दिया है मैंने परिणामी बल कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट मतलब उसका परिमाण निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड की कितना बल से वो कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ मैंने लिखा परिणामी बल कैसे निकलेगा, अंडर रूट में F1 स्क्वायर F2 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा। अब हमें ये देखना होगा दोस्तों, पहला विशेष आप विशेष के थ्रू कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, विशेष कह रहा है। ये पहला क्या है, यदि दोनों बल एक ही दिशा में हो, दोनों बल एक ही दिशा में हो, यदि दोनों बल एक ही दिशा में होंगे दोस्तों, तो उस समय क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा।
आप देख सकते हैं जब दो बल एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में जा रहे हों, तो उनके बीच का जो कोण होता है वो 0 अंश होता है। तो इस फार्मूले में मैं थीटा के स्थान पे क्या रख दूंगा, 0। और आप सभी जानते हैं कि cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे इस फार्मूले में मैं रखूँगा, आप दिखा देते हैं आपको, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 2f1 f2, और यहाँ cos 0 के स्थान पे हम क्या रख लें, यहाँ तो थीटा के स्थान पे 0 रखेंगे, cos 0 अंश के स्थान पे आएगा 1। तो मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ इसको, क्योंकि गुणे 1 कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि ताकि बड़ा होने पाए। आप यहाँ देख सकते हैं f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2। और दोस्तों मैंने पहले ही अलजेब्रा से रिलेटेड फार्मूले को लिख लिया है, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जानता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे उन दोनों का हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ f1 और f2 है, तो यहाँ f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर हो गया, तो हो जाएगा f जैसे ही हम लोग इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2। हाँ, इसका मतलब दोस्तों हमें ये बात समझ में आ गया कि जैसे ही हमें दो बल का परिणाम यदि निकालना होगा, यदि दोनों बल एक ही दिशा में होंगे, तो इसे रट लीजिए दोस्तों, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दोनों बलों को सीधा सीधा जोड़ दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ताकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अब समय नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताने जा रहा हूँ कि यदि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हो, ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होंगे दोस्तों, यानी एक बल इस प्रकार लगे, इधर लगे, तो दूसरा बल इधर लगे, यानी f1 का दिशा उधर हो, f2 का दिशा इधर हो ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उस समय इन दोनों के बीच का कोण मैं इसे यहाँ पे मिला देता हूँ पैरेलल शिफ्टिंग मेथड लगाकर, तो ये हो गया 180 डिग्री ना। तो थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री। और जैसे ही दोस्तों हम उस फार्मूले को रखेंगे, और आपको ये भी बता दें दोस्तों, cos 180 का मान होता है -1, याद रखिएगा इसको, cos 180 का मान क्या होता है, -1। तो यहाँ मैं लिख दूंगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2, और cos 180 का मान रख लेंगे -1। दोस्तों यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार, यहाँ cos थीटा है तो cos 180 लिखा जाएगा, उसके स्थान पे -1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर -2f1 f2। और आप देख सकते हैं अलजेब्रा के फार्मूले को याद कीजिए, उसमें लिखा गया है यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab है, तो उसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ f1 f2 है, तो लिखेंगे f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, और निकल कर आएगा हमारा f बराबर f1 माइनस f2, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, अंडर रूट में स्क्वायर है, और जब अंडर रूट में स्क्वायर होता है तो एक बाहर आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ तीसरे कॉन्सेप्ट पर, उसके बाद सबको तीनों को एक साथ लिख दूंगा दोस्तों। आप दोस्तों मैं समय नहीं दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो मैं जैसे ही ऐसे हट रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कीजिए। तो तीसरा नंबर पे दोस्तों है, यदि दोनों बल दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर क्लास 11th में सदिश राशियाँ या सदिश वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ समझ पाए। तो यहाँ यदि दोनों बल एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यानी जब जैसे एक बल इधर लग रहा है दोस्तों, एक बल इधर लग रहा है, तो इनके बीच का कोण क्या है, 90 अंश, यानी f1 f2 भले है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 90 अंश। तो हम लगाएंगे f1 बराबर, और यहाँ मैं आपको बता दूँ cos 90 अंश का मान होता है 0। याद रखिएगा दोस्तों, cos 0 अंश का मान 1, cos 180 के मान -1, cos 90 अंश का मान 0। तो मैं जैसे यहाँ रखूँगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2, आप देख सकते हैं यहाँ पे cos 90 मैं लिख ही देता हूँ एक बार, यहाँ cos 90 लिखा जाएगा, cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, तो ये टोटल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और बचेगा अंडर रूट में f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। जब आप देखेंगे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगूंगा तो इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा कि हाँ किस प्रकार आप न्यूमेरिकल सीख सकते हैं इससे रिलेटेड। तो इसीलिए मैं बार बार ये फोकस कर रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको तीनों नियम को एक साथ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ जो मैंने बताया अभी। तो अब क्या कर रहे हैं, पहले में मैंने बताया दोस्तों, पहले में बताया जब दोनों बल एक ही दिशा में हो
तो हमें F बराबर यूज करना है F1 प्लस F2। याद रखिए परिमाण की अब बात हो रही है, इस पर वेक्टर नहीं लगा है दोस्तों, इससे जुड़कर परिमाण निकलने वाला है रिजल्टेंट। और उसके बाद यदि दोनों एक बल इधर हो एक बल इधर, यानी ये F1 है ये F2 है, दोनों एक ही दिशा में हो, ये F1 ये F2 है, इस बार इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे सीधा सीधा घटा देंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, आप ये बात जानते हो, यदि मैं किसी वस्तु पर धक्का दूं और कोई व्यक्ति आकर मेरी सहायता करे और मेरी ही दिशा में धक्का लगाए तो दोनों का बल क्या होगा, जुट जाएगा। अब मैं इधर वस्तु को पर धक्का लगा रहा हूँ, कोई मेरे विपरीत बल लगाए तो क्या होगा, मेरी बल घट जाएगा। अगर मेरा ज़्यादा हुआ तो मैं उधर भेजूंगा, उसका ज़्यादा हुआ तो मुझे इधर भेज देगा, तो क्या होगा, वो उतना बल से भेज पाएगा जितना उसके पास ज़्यादा बल होगा। यदि उसके पास 7 न्यूटन बल है, मेरे पास 5 न्यूटन का बल है, तो जब मैं खींचूंगा मैं उधर फेंकूंगा और वो उधर से धक्का देगा तो 5 न्यूटन निरस्त हो जाएगा और 2 न्यूटन के बल से वो मेरी तरफ धक्का दे पाएगा। तो आप देख सकते हो घट जाएगा बल। और तीसरा मैंने बताया, यदि दोनों बल एक दूसरे के लंबवत हो F1 F2 तो उस समय इनके बीच 90 होगा, यहाँ पे थीटा 180 होगा और यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 अंश होगा। इसलिए मैंने वहाँ पे बताया था F बराबर जो होगा यहाँ होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यदि दोस्तों आप उन सबको नहीं याद किए हो तो इस छोटे से में जो लिखा गया है इसको याद कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो अब मैं आपको ले चलता हूँ न्यूमेरिकल पर, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक हल्का सा सवाल दूंगा जो सिंपल सा हो, उसके बाद थोड़ा सा कठिन देने का प्रयास करूंगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ दे रहा हूँ एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे। वो न्यूमेरिकल क्या है दोस्तों कि कह रहा है +6 माइक्रोकूलाम और -4 माइक्रोकूलाम का 2 ठो आवेश है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और इस कॉन्सेप्ट को आप लगाकर ही आप इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। और इनको जो इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों वो टोटल का टोटल है 2 मीटर। कह रहा है इनके मध्य बिंदु पर, ये 2 मीटर है दोस्तों, इनके मध्य बिंदु पर, इनके ठीक मध्य बिंदु पर एक +2 माइक्रोकूलाम का आवेश रख दिया जाता है। कह रहा है इसी 2 माइक्रोकूलाम पर आप परिणामी बल की गणना कीजिए। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो 2 माइक्रोकूलाम आया है इसे क्या कर लेंगे, हम परीक्षण आवेश मान लेंगे। अब ये आवेश एक बार इस पर लगाएगा, ये आवेश इस पर बल लगाएगा और दोनों का बल देखेंगे। उसके बाद इनकी दिशा को देखेंगे, अगर एक ही दिशा में होंगे जोड़ देंगे और विपरीत दिशा में होंगे तो घटा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप पहले इनके बीच की दूरी याद रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगिएगा तो जिस आवेश से जहाँ पर निकाल रहे हैं वहाँ तक की दूरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब ये ठीक मध्य बिंदु पर रखा गया है और इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, 1 मीटर। अब क्या करेंगे, लिखेंगे +6 माइक्रोकूलाम तथा +2 माइक्रोकूलाम के बीच बल निकालेंगे हम लोग। तो जब इन दोनों के बीच बल निकालेंगे तो उस समय मैं F1 नाम दे रहा हूँ। तो क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे उसके बाद Q1 Q2 अपान R²। ये तो सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों। फार्मूले पे मत जाइएगा कि बार बार सर यही फार्मूला लगा रहे हैं। हाँ, फार्मूला आप देखिए पहले, अब उसके बाद आंकड़े को रखते हैं। F1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9। यहाँ Q1 का मान 6 माइक्रोकूलाम है, लेकिन मैंने बता दिया था कि अगर माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलना होगा तो 10⁻⁻6 रखेंगे। यहाँ 2 × 10⁻�6। याद रखिएगा मैं बताया था उसमें कि सदिश राशियों का कैलकुलेशन करते समय आवेश के चिन्ह को नहीं रखा जाएगा। ये कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग। तो उसके बाद क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी जो है दोस्तों 1 मीटर का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। F1 बराबर 9 × 6 × 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको कैलकुलेशन करिए। 9 × 6 = 54, 54 दूना 108 दोस्तों। और उसके बाद क्या करेंगे, घातों को क्लियर करेंगे तो 9 ये -6 मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं लिख ही देता हूँ -6। आप देख सकते हैं सब घात गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जैसे जोड़ते हैं मैंने जोड़ दिया है। भाई चिन्ह लगे थे, चिन्ह लगा दिया माइनस का। यहाँ पे F1 बराबर टोटल का टोटल 108 × 10⁻³ न्यूटन हुआ। अब बात आती है दिशा किधर होगी, क्योंकि दिशा ही तो डिसाइड करेगा कि जोड़ना है कि घटाना है। तो हम देखेंगे कि दोस्तों कि सेम चार्ज, पहले तो ये बात जानिए कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित। आप +6 माइक्रोकूलाम पर देखिए किस प्रकार का आवेश है, धनावेश यानी पॉजिटिव। +2 माइक्रोकूलाम देखिए कैसा है, वो भी पॉजिटिव है। तो निश्चित है ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो कौन भागेगा, कौन दूर जाएगा। तो दोस्तों
याद रख लीजिए, जिस आवेश पर परिणामी बल की गणना करते हैं उसी को हम परीक्षण आवेश मानते हैं, और यही परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसका मतलब ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, तब ये प्लस है प्रतिकर्षित करेगा तो ये इसको उधर फेंक देगा। तीर को देखिए ध्यान से दोस्तों, जिधर जा रहा है अर्जुन का तीर है, अभी दिखाते हैं दोस्तों। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे कि अब -4 वाला +2 माइक्रोकूलाम पर लगाएगा बल, तो हम लिखेंगे -4 माइक्रोकूलाम तथा +2 माइक्रोकूलाम के बीच बल। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी दूरी वही है 1 मीटर, क्योंकि यहाँ से मैंने आधा ठीक मध्य बिंदु पर रखा है, तो इसके बीच की दूरी जो थी आधे आधे भाग में डिवाइड हो गई। तो अब F2 की बात करेंगे तो वही फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, 9 × 10⁻9, ध्यान से देखिएगा, 9 × 10⁻9, और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो आवेश है देखिए आप -4 माइक्रोकूलाम है, लेकिन 4 ही रखेंगे क्योंकि ये सदिश राशि को कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ 2 × 10⁻6, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ जगह 4 × 10⁻6 × 10⁻6 है, और यहाँ लिखेंगे 2 × 10⁻6। चलिए अब यहाँ देख सकते हैं, और नीचे 1 का स्क्वायर हुआ, तो F2 बराबर यहाँ देख सकते हैं 9 चौक 36 दूना 72 × 10 घाते। दोस्तों इस घात को क्लियर करेंगे, देखिए यहाँ -6 यहाँ -6, तो 9 -6 -6 करेंगे तो यह नीचे 1 था, 1 का स्क्वायर दोस्तों नहीं लिखा जाता है, 1 ही आएगा, नीचे 1 लिखने से क्या फ़ायदा। तो आप देख सकते हैं यहाँ आया 72 × 10⁻³ न्यूटन। दोस्तों अभी मैंने यहाँ दिशा की चर्चा किया था, लेकिन मैंने लिखा नहीं, आप देख सकते हैं इधर ही जा रहा है F1, तो लिखेंगे -4 माइक्रोकूलाम की ओर। बच्चों ये क्या है, हमारी इस बल की दिशा है, इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा भी -4 माइक्रोकूलाम की ओर होगी। अब कहेंगे सर कैसे, आपको तो पता है, आप बोल देते हैं, हम लोगों को समझाते नहीं। अरे भाई समझाने ही तो आए हैं आपको। देखिए आप क्या कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने बताया कि परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, मैं बार बार इतिहास नहीं दोहराऊंगा। आप देख सकते हैं कि जब ये परीक्षण आवेश है और ये यही गति करेगा, तो आप देखिए प्लस है माइनस है, अब हम लोग जानते हैं अगर प्लस माइनस है तो एक दूसरे के बीच आकर्षण होगा, वो उस आवेश को अपनी ओर खींचेगा। तो कौन जाएगा, परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है तो यही इसकी ओर जाएगा, यानी F2 भी इधर ही आ गया। तो याद देखिए दिशा -4 माइक्रोकूलाम की ओर, इसकी भी दिशा -4 माइक्रोकूलाम की ओर, यानी दोनों एक ही दिशा में है। लिखेंगे अतः +2 माइक्रोकूलाम पर परिणामी बल। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे F बराबर F1 + F2। मैंने क्या किया दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए, यदि दोनों बल एक ही दिशा में है तो दोनों जोड़ दिए जाएंगे सीधे सीधे। 108 × 10⁻³ प्लस 72 × 10⁻³ याद रखिए दोस्तों। अब ये जोड़ है, आप ये मत देखिएगा उसमें कि सर जी गुणा हम बताए थे घात जुड़ता है, लेकिन बीच में डिवाइड है, याद रखिएगा। और इन सबको यदि घातें समान है तो साफ साफ जोड़ देंगे, 108 और 72 जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं आएगा 180 × 10⁻³ न्यूटन। ये हुआ हमारा दोस्तों परिणामी बल। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं आपको एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दिया, और इस वीडियो में दोस्तों मैंने अध्यारोपण के सिद्धांत को बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाया है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और अपने शिक्षा को, अपने कमजोरी को दूर करने के लिए मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें, और सीक्वेंस से वीडियो देखेंगे दोस्तों तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फिजिक्स फील करना आ जाएगा कि क्या होता है फिजिक्स। दोस्तों आपसे यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं, आप तब तक के लिए ओके बाय।